तान्या अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी जो कि काफी मॉडर्न और खुले विचारों की लड़की थी। वो हर पल को बड़ी जिंदा दिली से जीना जानती थी। वो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती थी जहां उसकी मुलाकात वैभव नाम के एक लड़के से हुई। तान्या दिखने में हॉट और खूबसूरत थी जिसे देख कोई भी लड़का उसका दीवाना हो जाए। वैभव भी तान्या के प्यार में गिरफ्तार हो गया। तान्या का घर रास्ते में ही पड़ता था, इसलिए वैभव ही उसे हर रोज ऑफिस के लिए पिक एंड ड्रॉप करता था। एक रोज, सचमुच तान्या, आपकी खूबसूरती का जवाब नहीं। यू आर सो ब्यूटीफुल। ओह, थैंक यू सो मच। वैसे सब लड़के मुझे यही कहते हैं। क्या? ऐसे ही उन दोनों की पहले दोस्ती हुई, फिर उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और 1 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने शादी करने का प्लान बना लिया। फिर एक शाम दोनों क्लब में, वैभव डार्लिंग, हम कब तक यूं छुप छुप कर मिलते रहेंगे? मुझे लगता है अब हमें शादी करके सेटल हो जाना चाहिए। बात तो तुम्हारी ठीक है तान्या, लेकिन क्या वैभव? बुरा मत मानना तान्या, लेकिन मेरी माँ लव मैरिज पसंद नहीं करती। उन्हें लगता है कि लव मैरिज वाली शादियां ज्यादा चल नहीं पाती, इसीलिए वो मेरी लव मैरिज के खिलाफ रहती हैं। तो क्या इसका मतलब तुम मुझे छोड़ दोगे? अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। मुझे लगता है हमें इसके लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। हमें से एक आइडिया है। वो क्या? पंडित जय जय राम। पंडित जय जय राम? वो कौन सी खेत की मूली है? वो मूली मेरा मतलब है वो हमारे खानदानी पंडित है। उन्हें अगर हम मना लें कि वो हमारी लव मैरिज को अरेंज में बदल दें तो फिर मम्मी इस बात के लिए मान जाएंगी। वैभव, साफ साफ कहो ना, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? वैभव उसे सारी बात समझाता है। फिर वो अपनी खानदानी पंडित के पास जाता है और तान्या की एक तस्वीर देते हुए उसे सब समझाता है। पंडित जय जय राम अगले दिन ही वैभव के घर उसका रिश्ता लेकर पहुंच जाता है। गायत्री बहन, बड़ी ही संस्कारी और सुंदर कन्या मिली है अपने वैभव के लिए। सर्वगुण संपन्न है वो। एक बार आप भी उसकी फोटो देख लो, आपको देखते ही पसंद आ जाएगी। आप कह रहे हैं पंडित जी, तो लड़की अच्छी ही होगी। फिर भी दिखाइए उसकी तस्वीर। वाह वाह, लड़की तो सुंदर है और गुणी भी लग रही है। ठीक है, आप बात आगे बढ़ाइए। मैं परसों संडे वाले दिन अपने परिवार के साथ लड़की के घर पहुंच जाऊंगी। ये खबर मिलते ही तान्या अपनी बेस्ट फ्रेंड नितारा को फोन करती है। नितारा यार, पता नहीं क्या होगा, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। पता नहीं ये वैभव की माँ को मैं पसंद आऊंगी भी या नहीं। क्यों घबरा रही है यार? अरे इतना ही डर लग रहा है तो छत पर जाकर 2 कश मार, फिर देख सारा डर भाग जाएगा। ऐसे ही संडे वाला दिन भी आ जाता है। तान्या दिखने में खूबसूरत थी, इसलिए गायत्री को देखते ही पसंद आ गई। लड़की तो दिखने में बड़ी प्यारी है और संस्कारी लगती है, लेकिन आगे की बात तो ये दोनों बच्चे ही जाने। पहले लड़का लड़की आपस में बात कर लें, उसके बाद ही कोई फैसला लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। नेहा बेटी, तुम अपने भाई और तान्या को कमरे में ले जाओ। नेहा दोनों को कमरे में ले जाती है। भाभी, मैं तो जानती हूँ कि आप लोगों की पहले से सेटिंग है, लेकिन कोई ना, आप लोग एंजॉय कीजिए। वैसे भी मेरी माँ को इससे परेशानी है, मुझे नहीं। कैरी ऑन। नेहा हंसते हुए वहां से चली जाती है। वाह, क्या प्लान ढूंढा है मेरे हीरो। कमाल कर दिया, लव मैरिज को अरेंज में बदल दिया। कुछ दिनों बाद दोनों की सगाई की तारीख पक्की हो जाती है। एक रोज तान्या की कुछ सहेलियां उससे एक रेस्टोरेंट में मिलती हैं। अब तो तू भी चली जाएगी हम सबको छोड़कर अपने ससुराल? हाँ यार, अभी मेरा नंबर, फिर इस साक्षी का और फिर तेरा, और फिर शादी के बाद हमारा ग्रुप बढ़ जाएगा। तू शादी करके दिल्ली रह जाएगी, नितारा जयपुर चली जाएगी और मैं गुजरात। हाँ यार, कह तो तू सही रही है। तो फिर हम कुछ अच्छा सा प्लान करते हैं ना, ताकि हमारी ये यादें हमारे साथ हमेशा बनी रहे। कुछ धूम धड़ाके की पार्टी शार्टी करते हैं। तो फिर तेरा, मेरी सगाई वाले दिन हम ऐसी कमाल की पार्टी करेंगे कि मजा आ जाएगा। मैं अपनी सगाई के दिन को सबसे अलग और सबसे यादगार दिन बना दूंगी। फिर तान्या अपनी सगाई की तैयारियों में जुट जाती है। वो अपने लिए एक बड़ा ही मॉडर्न और स्टाइलिस्ट गाउन बनवाती है। साथ ही एक बड़ी मेकअप आर्टिस्ट को सगाई के दिन के लिए बुक करती है। तान्या के माता पिता अपनी इकलौती बेटी की एंगेजमेंट पार्टी एक बड़े से होटल में रखते हैं। सगाई वाला दिन भी आ जाता है। गायत्री अपने परिवार और कुछ रिश्तेदारों के साथ वहां पहुंचती है। अरे वाह, सगाई में ही इन्होंने इतनी अच्छी तैयारी की है, तो शादी तो और भी अच्छी होगी। चलो अच्छा है, मेरे रिश्तेदारों के सामने कम से कम मेरी इज्जत तो बनी रहेगी। कुछ देर बाद तान्या की एंट्री होती है। वो अपनी सहेलियों के साथ मॉडर्न गाउन पहनकर और आंखों में काला चश्मा लगाते हुए डांस करते हुए एंट्री करती है। जहाँ ये देख वैभव और नेहा उस एंट्री को खुशी खुशी एंजॉय करते हैं, तो वहीं गायत्री की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या वही सीधी और संस्कारी बहू है जिसे हमने उस दिन देखा था? आज तो इसका रूप कितना बदला हुआ है। अरे मम्मी, आज उसकी सगाई है तो इस दिन को एंजॉय तो करेगी ही ना, क्या तुम भी? फिर डांस करने के बाद तान्या वैभव के पास आकर कहती है, वाह मेरे हीरो, आज तो तू छा गया।
बिल्कुल सलमान खान लग रहा है। अब तान्या, ये क्या कर रही हो? इतना हिलडुल क्यों रही हो? ठीक से खड़ी रहो। और तुम्हारे मुंह से ये स्मेल कैसी आ रही है? तुम पीकर आई हो क्या? अरे नहीं, हमने तो बस सगाई पार्टी की है, इसलिए थोड़ी सी ली है। हाँ जीजू, और आज उसका दिन है, वो जो मर्जी करे। तान्या लड़खड़ाते हुए अपनी सासू माँ के पांव छूने लगती है। गुस्से में गायत्री उसका चश्मा निकालती है तो तान्या की आंखें पूरी तरह लाल हो रखी थी। ये सब देख गायत्री को बहुत गुस्सा आता है। तुझे शर्म नहीं आती? अपनी ही सगाई पर पी कर आई है। अरे पूरे रिश्तेदारों के सामने मेरी नाक कटवा दी तूने। माँ जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आप क्यों गुस्सा होती हो मेरी प्यारी प्यारी सासू माँ? आपकी बहू मॉडर्न ख्यालातों की है तो ये सब तो चलता है ना। दोस्तों ने कहा सगाई पार्टी करेंगे तो मैंने कहा ओके। वैभव, तू चुपचाप खड़ा क्यों है? कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे ये क्या बोलेंगे होने वाली सासू माँ, ये तो पहले से ही मेरे प्यार में गिरफ्तार है। आपको पता है इसी ने तो पंडित को बोला था आपसे झूठ कहने के लिए, नहीं तो हम दोनों का तो पहले से ही टाका भिड़ा हुआ था। बोले तो हम दोनों एक दूसरे को लव करते हैं, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। तेरे की, अब हो गई सगाई। मेरी माँ चुप हो जा। सारा राज आज ही खोलना था क्या तुझे? बेटा जय जय राम, जय जय करते हुए निकल जा यहाँ से, नहीं तो आज तू कहीं का नहीं रहेगा। ये सब सुनकर गायत्री को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना सगाई किए चुपचाप वहां से गुस्से में जाने लगती है। ये देख तान्या के माता पिता हाथ जोड़कर गायत्री से उसके किए की माफी मांगते हैं। अपने माँ बाप को गिड़गिड़ाते देख तान्या को बहुत बुरा लगता है और वो भी अपनी गलती के लिए गायत्री से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई। माँ जी मैं वैभव से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकती, लेकिन आपकी ये सोच गलत है माँ जी की लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती। आज के लिए मैं माफी मांगती हूँ, आज के बाद मैं ये सब कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तान्या रोते हुए सबके सामने गायत्री से माफी मांगती है। गायत्री को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो तान्या को माफ कर देती है। फिर तान्या और वैभव की बड़ी धूमधाम से सगाई हो जाती है। आईने के सामने खड़ी होकर आशना तैयार हो रही थी। उसने मिनी ड्रेस पहन रखी थी। लाल रंग की लिपस्टिक और आंखों में काजल लगाकर वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसने बाल में अच्छे से जूड़ा भी बनाया था। अपनी खूबसूरती को आईने में निहारते हुए वो गालों में पाउडर लगा रही थी। थोड़ा टचअप और कर लेती हो, शादी में जाना है तो मेकअप तो थोड़ा हैवी होना चाहिए ना, तभी तो लोगों की नजर दूल्हा दुल्हन के अलावा खुद पर भी पड़ेगी। कुछ देर बाद वो पूरी तरह तैयार हो गई, लेकिन उसे डियो नहीं मिल रहा था। उसने इधर उधर देखा लेकिन डियो नहीं दिखा। ओहो, अब ये डियो कहाँ चला गया? यहीं तो रहता है, रवि से पूछती हूँ। उसके बाद उसने ऊंची हील वाली सैंडल पहनी और खटखट करती हुई ड्राइंग रूम में आई, जहाँ उसका हस्बैंड रवि मोबाइल में गेम खेल रहा था। तुमने मेरा डियो देखा है क्या? लेकिन रवि मोबाइल गेम में इतना व्यस्त था कि उसने अपनी वाइफ की बात सुनी ही नहीं। एक दो बार आशना ने फिर से रवि से वही बात पूछी, लेकिन वो तो मोबाइल गेम में पूरी तरह घुसा हुआ था। ये देखकर आशना को गुस्सा आ गया और वो रवि के पास गई और उसके हाथ से उसका मोबाइल छीन लिया। अरे ये तुम क्या कर रही हो? ये बोलकर उसने जैसे ही अपनी पत्नी की ओर देखा वो देखता ही रह गया। कुछ देर आशना भी उसे घूरते हुए देखती रही और फिर कहा, क्या बात है, तुम मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हो? पहले तुमने मुझे कभी देखा नहीं है क्या? तुम ये पहनकर जा रही हो शादी में, इस मिनी स्कर्ट में? क्यों, कुछ खराबी है क्या इसमें? अरे नहीं, खराबी नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि कितनी ठंड है बाहर। हर दिन न्यूज में ठंड के कहर की खबर छप रही है। अगर तुम ऐसी ड्रेस में जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? शादी के पहले तो तुम बड़े मॉडर्न बनते थे, शादी के बाद तुम भी टिपिकल मर्द हो गए हो। अरे लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मैं कपड़े पहनना छोड़ दूं? अजीब हाल है। सुनो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ शादी में, तुम ही जाओ अकेले। ये कहकर आशना गुस्से में अपने कमरे में जाने लगी तो रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ, सारे के सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। शादी के पहले उनका अलग चेहरा होता है और शादी के बाद तो उन्हें लगता है कि औरतें बस उनके इशारों पर चलती रहें। वो जो चाहे औरतें वही करें, जो चाहे पहने, जो चाहे खाए, जहाँ वो चाहे औरतें जाएं। अरे आप लोग को पत्नी नहीं दासी चाहिए होती है। आशना देखो, तुम बात को क्यों च्युइंगम की तरह खींच रही हो? मैं खींच रही हूँ? लो कर लो बात। शादी में मैं क्या पहनूं ना पहनूं ये अब आप डिसाइड करेंगे। आशना,
ये मैं कहाँ कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे कपड़े डिसाइड करूंगा। तुम्हें जो पहनना है पहनो, लेकिन तुम देख रही हो ना कितनी सर्दी है। अगर इन छोटे कपड़ों में तुम बाहर जाओगी तो बीमार होने का डर है। बीमार बीमार तो बहाना है रवि। तुम खुद नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ शादी में ऐसे कपड़ों में जाऊं। नहीं आशना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा अगर मिनी ड्रेस में ही शादी अटेंड करने का मन है तो नो प्रॉब्लम। रवि बात ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता था कि आशना सुनेगी नहीं। आशना मिनी ड्रेस में ही शादी में पहुंच गई। वहां सभी की नजर उसी पर टिक गई। सभी उसे घूर घूर कर देख रहे थे। रवि को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन आशना तो बहुत खुश थी। देख रहे हो, सभी मुझे कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही हूँ। और एक तुम थे जिसने घर पर कितनी नौटंकी की मेरे इन कपड़ों को लेकर। रवि ने आशना की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उधर रवि के सामने तो नहीं, लेकिन उसकी पीठ पीछे सभी आशना के कपड़ों को लेकर बातें बना रहे थे। अरे ये रवि की वाइफ को क्या हो गया वर्मा? देख रहे हो कैसी ड्रेस पहन के आई है? अच्छी तो है ड्रेस शर्मा। अरे ड्रेस तो अच्छी है, लेकिन इतनी सर्दी में कौन ऐसी ड्रेस पहनता है भाई? गजब हाल है भाई, गजब हाल है। अरे जिसने ऐसे कपड़े पहने उसे सर्दी नहीं लग रही, तो तुम क्यों अपना खून जला रहे भाई हैं? चलो अब पेट पूजा का समय हो गया है। सुना है शादी में 5 स्टार होटल के शेफ बुलाए गए हैं। खाना खाते वक्त भी सभी की नजर आशना पर ही थी, लेकिन आशना को लग रहा था कि सभी उसकी खूबसूरती को निहार रहे हैं। रवि, सभी लोग मुझे घूर रहे हैं और एक तुम हो कि खाने पर टूट पड़े हो। एक सेल्फी तो ले लो। हाँ सेल्फी, हाँ रुको रुको, मैं हाथ धोकर आता हूँ। रवि ने हाथ धोकर सेल्फी ली। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, सर्दी और भी ज्यादा बढ़ रही थी। सभी लोगों ने तो गर्म कपड़े पहन रखे थे, तो उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आशना की हालत अब थोड़ी खराब हो रही थी। रवि, बहुत ठंड लग रही है, अब घर चलें? घर? शादी नहीं देखनी क्या तुम्हें? नहीं रवि, इतना पेशेंस नहीं है मुझ में। रवि और आशना अपनी कार से घर वापस लौट आए। अगले दिन की बात है। आशना ने रवि को कांपते हुए जगाया। रवि, रवि उठो ना। क्या हुआ आशना, तुम इस तरह कांप क्यों रही हो? रवि ने आशना के सिर पर हाथ रखा तो वो तवे की तरह गर्म था। आशना, तुम्हें तो तेज बुखार है। रवि ने अपनी बात भी खत्म नहीं की थी कि आशना ने कहा, रवि उल्टी आ रही है मुझे, वॉशरूम ले चलो मुझे। आशना को लगातार उल्टी तो हो ही रही थी, उसे दस्त भी लग गए थे। रवि, बहुत वीकनेस लग रही है, बहुत ही ज्यादा। ये कहकर आशना जमीन पर गिर पड़ी। उसे सांस लेने में भी अब दिक्कत हो रही थी। आशना, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो अपनी। आशना का शरीर ठंडा होता जा रहा था। उसकी हालत देखकर रवि बहुत डर गया और उसी समय उसे अपनी पीठ पर लाद कर नीचे ले गया और फिर कार से हॉस्पिटल। डॉक्टरों ने आशना का चेकअप किया तो इन्हें इमीडिएट एडमिट करिए, इनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। आशना को आईसीयू में एडमिट किया गया। उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया क्योंकि वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। पूरी रात वो उसी तरह अस्पताल में रही। अगले दिन, डॉक्टर साहब, आखिर आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? अच्छी भली तो थी मेरी बीवी, अचानक से उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर क्यों रखा है आपने? कुछ चिंता की बात है क्या? हाँ, चिंता की बात तो है। उनका चेस्ट पूरी तरह से जाम हो गया है। सीवियर निमोनिया हो गया है उन्हें भयानक ठंड लगी है। हम दवाई से चेस्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उससे हो गया तो ठीक, नहीं तो हमें किसी और तरीके से चेस्ट का बलगम निकालना होगा। जब तक चेस्ट क्लियर नहीं होगा वो ठीक से सांस नहीं ले पाएंगी। डॉक्टर की बात को सुनकर रवि का चेहरा पीला पड़ गया। उसे कल रात की सारी बात याद आ गई। मैंने कितना मना किया था उसे, लेकिन उसने मेरी बात मानी नहीं। हे ईश्वर, आशना को ठीक कर दो। पूरी रात रवि आशना के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहा, लेकिन अगले 2 दिन तक आशना की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। और तीसरे दिन की बात है। रात का समय था। रवि अस्पताल के बाहर बैठा हुआ था। उसे नींद आ रही थी। तभी एक डॉक्टर उसके पास आए और उन्होंने कहा, आई एम सॉरी, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा सके। डॉक्टर की यह बात सुनकर रवि की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो भागा भागा आईसीयू में गया और वहां जाकर उसकी सांसें थम सी गईं। सफेद कपड़ों में लिपटी उसकी आशना शांत सी लेटी हुई थी। आशना, तो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। कैसे जीऊंगा मैं तेरे बिना? कैसे? प्लीज आशना, उठ जाओ मेरी खातिर, प्लीज उठ जाओ। मुझे इस तरह इस सफर में अकेला छोड़कर मत जाओ। आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? डॉक्टर, मेरी पत्नी मर गई। ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है, यही कहने तो मैं आया हूं। आप उनसे मिल सकते हैं। रवि को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसका मतलब वो जो देख रहा था वो सब सपना था। हे भगवान, कितना बुरा सपना था वो।
वो भागकर आईसीयू में गया। आशना होश में आ चुकी थी। उसने जैसे ही रवि को देखा तो वो जोर जोर से रोने लगी। आई एम सॉरी रवि, आई एम सॉरी। मैंने अपनी गलती के कारण तुम्हें बहुत परेशान किया ना। सॉरी, अब मैं कभी छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी। नहीं आशना, कपड़ों में बुराई नहीं है, बस हर कपड़े का एक समय होता है। अब स्विमिंग पूल में हम लुंगी पहनकर तैरेंगे तो कितने फनी लगेंगे, क्यों? रवि की बातों को सुनकर आशना ने उसे मुस्कुराते हुए गले लगा लिया।